नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। साथ में लिंक पर जाकर क्लिक करके हमें आर्थिक सहायता भी कृपया अवश्य प्रदान करें। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो माई लॉर्ड्स वर्सेस मोदी है। अब लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं। सही बात तो ये है कि अधिकतर लोग जो इस समय सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, उनको सही मायने में ना तो लीगल प्रोसीजर का पता है, ना वो जानते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, ना वो जानते हैं कि वर्तमान चीफ जस्टिस ने कौन कौन से जजमेंट लिखे हैं, दिए हैं, इत्यादि इत्यादि। तो पहली बात तो मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता कि भाई ये पूरा का पूरा जो मामला है वो पूरी तरह से माई लॉर्ड्स वर्सेस मोदी है। इसमें एक और भी समस्या आती है, मैं बताऊँ आपको कि मैं ये मानता हूँ कि जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, उसका जो लीगल विंग है वह अत्यंत लचर है और आरंभ से ही रहा है। जब तक इनके पास अरुण जेटली जैसे विधिवेत्ता थे, अरुण जेटली जैसे लॉ मिनिस्टर थे और उनके छत्रछाया में चलने वाले लॉ मिनिस्टर्स थे, तब तक तो फिर भी मामला कुछ ठीक ठाक चलता था। लेकिन अरुण जेटली के दुखद देहावसान के बाद से इस सरकार को ये कुछ अनुमान ही नहीं है कि कैसे चलना है। पहले उन्होंने किसको लगाया था, आपको ध्यान हो, मुकुल रोहतगी को बनाया गया था एडवोकेट जनरल, तो अटर्नी जनरल, मुकुल रोहतगी को अटर्नी जनरल बनाया गया था। तो वो भी बनाया इसलिए गया था क्योंकि वो बिल्कुल खासुल खास थे अरुण जेटली के, यानी अरुण जेटली पूरी तरह से लीगल साइड चलाते थे और काफ़ी कुछ उनका अधिकार जो था वो जुडिशरी पे भी था। अब मुकुल रोहतगी ने रिज़ाइन क्यों किया, उसके भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में टहलेंगे तो आपको बहुत सारे किस्से समझ में आ जाएंगे। वहाँ पे चर्चा चलती है कि यद्यपि मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल थे, लेकिन कौन सा केस उनके पास जाएगा उसमें उनकी नहीं चलती थी, बल्कि और कुछ लोगों की चलती थी। अब इस तरह की सिचुएशन में कोई भी थोड़ा बहुत भी आत्मगौरव वाला जो व्यक्ति है वो क्यों कंटिन्यू करेगा, विशेषकर तब जब प्राइवेट प्रैक्टिस में उसको अधिक पैसा मिलने की संभावना सदैव रहे। अब यहाँ पर ना तो उतना पैसा मिलता है और इज्जत की आप फालूदा बना रहे हैं यहाँ पर। तब उन्होंने किसको चुना, एक ऐसे व्यक्ति को जो 85 साल का हो चुका था, यानी के वेणुगोपाल को। अब ये भी बड़ी अजीब स्थिति है कि वे अटॉर्नी जनरल की जो सेवा शर्तें हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि हाई कोर्ट का जज बनने की जिसमें एलिजिबिलिटी हो। अब हाई कोर्ट का जज बनने की जो एलिजिबिलिटी है उसमें आयु भी होती है और लिखा है कि भाई 62 साल तक आप बन सकते हैं हाई कोर्ट जज। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े ही विचित्र निर्णय में ये कह दिया कि ये जो आयु सीमा है वो अटॉर्नी जनरल पर लागू नहीं होगी, जबकि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अब आपने 87-88 साल के व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बना दिया। अब उसमें कितनी एनर्जी हो सकती है। के वेणुगोपाल जी बहुत बड़े विधिवेत्ता हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उन्होंने से कई देशों के संविधान तक बनाए हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा थी। वो एक बड़े विधिवेत्ता अवश्य थे, लेकिन पुराने ख्यालात के लोग थे, यानी उसी सेक्युलर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही उनका विकास और विन्यास हुआ था। तो उनसे आप यदि आशा करें कि वो सरकार का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे तो वो संभव नहीं था। और उनके के वेणुगोपाल के समय पे अधिकतर कार्य जो था वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा किया जाता था। अब नए अटॉर्नी जनरल लेके आए हैं लेकिन जैसा दिखता है कि विश्वास अभी भी तुषार मेहता में अधिक है, तो भाई तुषार मेहता को आपको अटॉर्नी जनरल बना देना चाहिए था। फिर लॉ मिनिस्टर्स देखिए कैसे करते हैं आप। लॉ मिनिस्टर्स पहले आप रविशंकर प्रसाद जी को रखा आपने, फिर पता नहीं रविशंकर प्रसाद जी को हटा दिया और उसके बाद आपने किरेन रिजिजू को लाए आप। अब किरेन रिजिजू के पास
कोई वकालत का अनुभव तो था नहीं। और उसके बाद फिर लाए गए, अब जो है वो स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया, उनके पास भी कोई वकालत का अनुभव नहीं है, वो तो सिविल सर्वेंट थे। तो पूरा का पूरा जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो हैंडलिंग ऑफ द कोर्ट्स है वो अत्यंत लचर रहा है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि ये जो कांग्रेस की सरकार थी, बहुत सारे कांग्रेस के जो पुराने मंत्री हैं उन्होंने अपने व्यक्तिगत वार्तालापों में मुझसे ये साझा किया है कि उनके अनुमान से कांग्रेस सरकार का पतन तब आरंभ हुआ जब उन्होंने हंसराज भारद्वाज को कानून मंत्री से हटा दिया यूपीए 2 में। यूपीए 1 में आपको ध्यान है कि कांग्रेस बिल्कुल स्मूथ सेलिंग थी उसकी, और कोई भी समस्या होती थी तो हंसराज भारद्वाज सब टैकल कर लेते थे। वो वकीलों को टैकल कर लेते थे, वो लॉ डिपार्टमेंट को टैकल कर लेते थे, वो जस्टिस डिपार्टमेंट को टैकल कर लेते थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अधिकतर से उनका बिल्कुल पर्सनल ताल्लुकात थे। और उन्होंने इसी प्रकार बहुत ही सफलतापूर्वक जो भी पिछले कार्यकाल रहे थे कांग्रेस के, उसमें इसको निपटाया था। तो एक लॉ मिनिस्टर जो हैंड्स ऑन हो, जो रिलेशनशिप्स मेंटेन करता हो, वह अत्यंत आवश्यक है। अब लोग जो दोष देते हैं कि साहब कि ये हिंदू विरोधी है, एक बात तो निश्चित है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपने विचार जो हैं वो बाहर के मंचों पर जब साझा करते हैं तो उससे ये स्पष्ट ध्वनि आती है कि वो पूरी तरह से जो हार्वर्ड का लेफ्ट एजेंडा है उससे प्रभावित हैं। लेकिन क्या उनके निर्णय भी इससे प्रभावित होते हैं? मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूँ, आप ध्यान दीजिए। राम जन्मभूमि वाला जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आया है, और राम जन्मभूमि वाला निर्णय जैसी कि चर्चा है, यद्यपि उसमें किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन चर्चा ये है कि वह जो निर्णय था वह लिखा गया था जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा ही, और वो उस 5 जज के जो बेंच थी उसमें उसके सदस्य तो थे ही। तो यह तो आप अवश्य मान लें कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो अगर हिंदू विरोधी होते, और जिस प्रकार से कहा जाता है, तो वो राम जन्मभूमि का जजमेंट उनकी कलम से कैसे आता। उसके अतिरिक्त एक बात भी लोग कहते हैं, क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई कानून का ज्ञान तो उनको है, और ये जो है वो वकीलों को सुनते भी हैं और कई बार अपने मंतव्य बदलते भी हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा जब जेंडर वाली जो बहस हो रही थी तो उसमें इनको अपना जो मंतव्य है वो बदलते हुए देखा गया बीच में ही। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं या ये कोई इस तरह का एजेंडा चला रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रभावित हैं। एंटी हिंदू का चार्ज तो आप देखिए लोग लगाते थे जस्टिस जोसेफ पर, और उनके कई सारे निर्णय जो थे वो इस प्रकार के आते थे जिसमें लगता था, बल्कि हम जानते हैं कि किस तरह से जब वक्फ बोर्ड वाला जो निर्णय की बात आ रही थी तो हमने उसको बचा कर रखा था। हमने कहा कि भाई ये कहीं जोसेफ साहब के सामने न लग जाए, वो पहले दिन ही इसका कीमा बना देंगे। क्यों? उनके अभी पारिवारिक इतिहास है। उनके जो पिताजी थे के मैथ्यू साहब, उन्होंने ये सोशल जस्टिस की थ्योरी वाला जो पहला जजमेंट आया था ना एन.एम. टॉमस, जिससे ये सोशल जस्टिस वाली थ्योरी, कास्ट ऑपरेशन वाली जो थ्योरी ये सॉलिडिफाई हुई थी, वो जजमेंट जो था वो इनके पिताजी के मैथ्यू का था। तो इसलिए इनकी जो है कि समाजवादी लीनिएज, आनुवंशिका तो है ही। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जैसे मणिपुर में इन्होंने आउटबर्स्ट की, मुझे लगता है कि ठीक नहीं थी, क्योंकि यह आउटबर्स्ट कश्मीर वाले केस में नहीं हुई। यह आउटबर्स्ट बंगाल में तो खैर केस इनके सामने गया नहीं था, तो इसलिए हम नहीं कह सकते, लेकिन कश्मीर वाला केस तो इनके समक्ष ही गया था।
तो यह देखना आवश्यक है कि क्या चीफ जस्टिस बनने के बाद से इनके कोई रवैये में बदलाव आ गया है क्या। एक बात बिल्कुल इनके बारे में जानी जाती है कि ये जो है फंडामेंटली लिबर्टी के बहुत बड़े पक्षधर हैं, लेकिन उस लिबर्टी के पक्षधर होने के उपरांत भी मनीष कश्यप वाले केस में जो निर्णय आया वो सभी को हतप्रभ कर देने वाला था, क्योंकि कोई भी ये देख सकता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को सज़ा दी जा रही है, उसके ऊपर NSA लगाया गया है और जिसके आधार पर उसने वो वीडियो बनाया था जिनके लिए उसको सज़ा दी जा रही है, वो भास्कर, दैनिक भास्कर द्वारा चलाया गया था, वो साफ साफ छूट गए। उनके ऊपर जुर्माना लगा और वो छूट गए। जुर्माने से उनको कोई असर नहीं पड़ता, उनको आप करोड़ों रुपए का भी जुर्माना लगा दिए तो फिर इनके सामने क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं। तो इसलिए ये जो पूरी डिबेट चल रही है माय लॉर्ड्स वर्सेस मोदी, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि साहब कि मोदी ने इंतज़ाम कर लिया। अरे भैया, मोदी कोई इंतज़ाम नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई इंतज़ाम करना है तो आप यही कर सकते हैं कि आप दोबारा NJAC लाइए और उसमें जो गलतियाँ रह गई थी उसको दुरुस्त कीजिए। क्या गलतियाँ रह गई थी, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा और बहुत उसमें समस्या नहीं है। लेकिन अब आपके पास 2/3 बहुमत का कोई चारा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आपका कभी साथ देगी नहीं। कांग्रेस ने अपना नियम ये बना लिया है कि जो भी BJP करे हमको उसका उल्टा करना है, तो वह भले ही वो देश हित में हो, भले ही वो पार्टियों के हित में हो, लेकिन वो नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो कहना कि साहब के पास अब मोदी चंद्रचूड़ को ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब बेकार की बात है। आपको सबसे पहले, यानी सरकार को सबसे पहले अपना हाउस ऑर्डर में करना है। दे हैव टू सेट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर। और दूसरी बात, एक टेंडेंसी इस सरकार की भी है जिसका लाभ जुडिशरी उठाती है, और वो ये है कि जो इसके अधिकार क्षेत्र में है वो स्वयं नहीं करके जुडिशरी के माध्यम से करवाना चाहते हैं और उसके बाद जुडिशरी पर दोष डालना चाहते हैं यदि वो काम नहीं हो। ये भी उचित नहीं है। जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, आपको करना है, आप कर दीजिए। राम मंदिर का ये आप ले लें, यदि राम मंदिर को पहले सुलझाना होता, जब सरकार आई थी तो पहले दिन ही वो पूरा जो क्षेत्र है उसको एक्वायर कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि मंदिर और मस्जिद की जितनी भी ज़मीनें हैं उनको एक्वायर किया जा सकता है। वो कर सकते थे, ये नहीं किया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्णित हुआ अंततः, क्योंकि उसमें पूरा समाज लगा हुआ था पीछे। अभी इसी तरह से काशी वाला चल रहा है, नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। और तो और काशी में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाला जो अलग से चल रहा है उसमें उत्तर तक नहीं दे रहे। तो ये थोड़ा सा अलग अलग नुआंसेस हैं, लेकिन ये जिस तरह से इसको बहुत सारे लोग जो हैं हमारे यूट्यूबर्स विशेषकर से जो उत्साह के अतिरेक में है, उसको मोदी वर्सेस चंद्रचूड़ और चंद्रचूड़ को मोदी ठीक कर देंगे वो कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जय भारत, वंदे मातरम।